It is my great honor to announce our last talk session of the 2024 Think Fest today. और ये जो आखिरी टॉक है ये इसी के ऊपर है कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वो एक अलग कहानी है. बट इस सब को हम डिस्कस करेंगे आज. It will be moderated by Sethi Saab. It will have participants Fawaz Hussain Saab हैं, President PNN News के. और आपने वो जैसा सुरभि साहब ने मुझे कहा कि I cannot replace Malik because I have a full head of hair. तो full head of hair भी एक फर्क है. वो मालिक साहब असल में थ्रू hair को तो he's उनकी तबीयत नासाज है तो वो नहीं आ सके और हमने फिर सुरभि साहब को ऑप्शन नहीं दिया था कि कहीं और बैठ सकते हैं. बिकॉज ये जो बेसिक टॉक है वो उस वक्त के बारे में है जब ये घर चले जाएंगे. और फिर चूंकि ये एट द कोर तो जर्नलिस्ट हैं तो इसलिए ही फिट्स राइट इनटू द पैनल. So I'm very glad to be introducing this panel and I hope that the discussion will be great. But एक चीज़ मैं ज़रूर कहता चलूँ क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आखिर में जब वक्त आएगा सवालों का तो खुदारा सवाल कीजिएगा, अपनी स्पीच ना दीजिएगा. बिकॉज स्पीच देने के और भी बड़े मौके आपको मिलेंगे मगर आज ज़रा स्पीच सुनने का भी कभी टाइम निकाल लिया करें. बट वी आर वेरी ग्लैड दैट वी हैव दिस एक्सपर्ट पैनल हियर एंड ओवर टू यू एनएस. Assalamu alaikum. Can you hear me at the back? Yes. Okay, good. ख़वातीन और हज़रात, आज एक बहुत खुशहाल दिन है कि मैंने जवाब नहीं देने, मैंने सवाल पूछे. क्योंकि मौजूद भी काफ़ी ख़तरनाक है और हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं इसके अंदर कुछ आज़ादी के साथ ज़्यादा बात हो सके. तो आज सारा वोट मैं इन दोनों पे डालूँगा और कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए. तो शुरू करते हैं. मैं फवाद हुसैन साहब से शुरू करूँगा. उससे कबल मैंने सोलंकी साहब को दावत दी कि मोहम्मद मालिक नहीं आए आज तो वो हमें यहाँ ज्वाइन करें. तो अब मसला ये है कि ये हैं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मगर हाल ही में ये नया दौर पे मुझे सवाल जवाब करते थे और मेरी उम्मीद यही है कि जब यहाँ से फारग होंगे क्योंकि इंशाअल्लाह अनकरीब होगा जितना जल्दी हो वो होगा बेहतर और फिर ये वापस नया दौर पे आ जाएंगे और आज़ादी के साथ बात करेंगे. कुछ पाबंदियाँ हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू जॉइनिंग अस. एंड सोगी साहब, बात ये है कि आज बात होगी आगे क्या होने जा रहा है जब आप घर चले जाए. तो इसलिए मेरा ख्याल है आप खुद से बात because now that will not be against you. So you should speak frankly where you think this country is going to go and what's going to happen. So let's start off with Fahad Sahab. So Fahad Sahab, अब समझे ये कि इलेक्शन हो गई. आज सोलंकी साहब ने हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस में लिया है कि इलेक्शन होने जा रही है. तो चले हम यकीन करते हैं आपकी बात में. और इलेक्शन होने जा रही है तो इलेक्शन के बाद जो कुछ होगा वो उस पर डिपेंड करेगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इलेक्शन में होता क्या है. तो मेरा ख्याल है कि पहले मैं आप दोनों से ये पूछूं कि आपका क्या ख्याल है. ये नहीं कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर है ये अनफेयर है, वो बात छोड़ दें, वो अब पुरानी बात हो गई. अब बात ये है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आप किस किस्म के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ से हम एक बेस बिल्ड करें कि अगर इस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं जो आप समझते हैं आ रहे हैं तो फिर इन रिजल्ट्स के ऊपर किस किस्म की हुकूमतें बनेंगी, क्या उनकी मुश्किलात होंगी, क्या वो पॉलिसीज उनकी होंगी और कैसे उनको निभाया जाएगा. और उस हुकूमत की जो तल्लकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो क्या होंगे, क्या स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, इकनॉमिक ग्रोथ आएगी नहीं आएगी. और सबसे अहम सवाल ये कि फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा इलेक्शंस के बाद. तो ये सारे सवाल हैं आज. आई थिंक यू कैन गेट रेडी. सो स्टार्टिंग ऑफ, बाद आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है क्या रिफ्लेक्ट करेंगे. शुक्रिया. बिस्मिल्लाह. शुक्रिया सेठी साहब, सोलंकी साहब. और मेरे ख्याल में ये सेठी साहब की खुश फहमी है कि आज सिर्फ ये सवाल करेंगे
یہ کیسے ممکن ہے کہ زیڈی صاحب ایک محفل میں موجود ہوں اور ان کی رائے سامنے نہ آئے؟ تو ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ان کو شامل گفتگو کیا جائے اور ان کے جو تجزیہ ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوں. یہ جو سیشن ہے ظاہر بات ہے یہ اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس تمام تر جو اس کے جوابات ہیں وہ ایک طریقے سے ایک علم نجوم جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو کچھ تو اس میں تجزیہ ہوگا، باقی ممکن ہے کہ کچھ خواہشات ہوں اور ان خواہشات کی بنا پر کوئی تبصرہ ہو. لیکن یہ ایک ظاہر بات ہے آگے جا کے کیا ہوگا. یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاملات ایک طرف چل رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے اور پھر معاملات دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو in many ways our politics is less issue oriented and more event driven. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت آج کے دن جو میں تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور وہ کل چینج بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریگارڈلس آف دا فیکٹ الیکشن کیسے ہونے جا رہی ہے، جو کہ زیڈی صاحب نے یہ کیفیات دے دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے اقتدار میں امکانات نہ ہونے کے برابر. میں ویلیو نیوٹرل آپ کو تبصرہ پیش کروں. دوسری بات تو اقتدار میں کون آئے گا، اس کی دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ ایک ایسی کولیشن آئے گی جس کو پی ایم ایل این لیڈ کرے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک ایسی کولیشن آئے جس میں پی ایم ایل این شاید سب سے بڑی جماعت تو ہو لیکن اس کو لیڈ نہ کر پائے. یہ دونوں ممکنات میں شامل ہیں اور یہ دونوں آپشن میں سے کون سا آپشن سامنے آئے گا وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ اب سے لے کر 8 فروری تک ملک کی حالات کس طرف جاتے ہیں اور الیکشن کے دن جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک رزلٹ ہے وہ کتنا چینج ہوتا ہے، کتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، کتنی سیٹوں پہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ سیف وکٹری لیتے ہیں اور کہاں کہاں پہ تھمبا ووٹ جو ہے وہ اپسیٹس کرتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ یہ دو آپشن براڈ آپشن ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت، اور دونوں آپشنز کے نتیجے میں جو آگے جا کے ہونا ہے وہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بات کریں گے. لیکن میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، پھر سولنگی صاحب کو شامل گفتگو کر کے دن بھی جی سولنگی صاحب, the ball is in your court. That's the mic. جہاں تک علم نجوم کا تعلق ہے تو اس کو نجم شریف سے بہتر کوئی. اور میں فہد کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے لمبا ایک پریمبل جو دیا تھا واچا جس میں انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی، تو مشکل ان کی یہ ہے کہ فہد اور میرے درمیان یہ سینڈوچ ہے، تو یہ کتنی بھی کوشش کریں یہ بچ نہیں سکتے. تو ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے ان سے سوال کرنے کا اور جواب اگلوانے کا. میں ایک بات آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو آج کے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو، اور اس میں سوشل میڈیا نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان آج ایکسٹریم پولیٹیکل اور سوشل پولرائزیشن کا شکار ہے. اتنی تقسیم میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت کا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اگر اس ملک میں اکنامکلی سروائیو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ کا بھی اور پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس پر ایک کنسنسس ہوگا کہ جو بھی حکومت آئے، کولیشن گورنمنٹ جو بھی لیڈ کرے، اس نے اور جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر فوکس کرنا ہے اکانومی اور اکنامک ریوائول پر، اور پلس جو ہمارے مشرق اور مغرب میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ پورا ریجن الیکشن میں جا رہا ہے بشمول انڈیا. تو
जो भी हुकूमत में होगा, जो भी जमात आएगी, चाहे वो PMLN हो या कोई और जमात हो, उनके पास चॉइस नहीं होगी इस एजेंडे से हटने का। उसमें शायद जो एक आइडियल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और शहरी आज़ादियाँ हैं, वो शायद उस लेवल पर हमें मुयस्सर ना हो। शायद हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन फोकस जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल और उससे जुड़ी जो प्रेरेक्विजिट्स हैं वो करनी पड़े। फहद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहने लगे कि एक ऑप्शन तो ये है कि अगली जो कोalition गवर्नमेंट बननी है, पहली बात तो ये कि कोalition गवर्नमेंट बननी है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही, ये इनका कहना है। दूसरी चीज़ ये कि वो कोalition गवर्नमेंट जो है हो सकता है कि वो नून लीग लीड करे या हो सकता है कि वो नून लीग ना लीड करे। तो फिर सवाल ज़ाहिर है यही बनता है, क्योंकि इस वक्त तो जो असेसमेंट है हर एक की वो यही है कि नून लीग ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट, नून लीग की मेजॉरिटी होगी और नून लीग का ही प्राइम मिनिस्टर होगा। जो आम तौर पे जो डिस्कशन होती है इन चीज़ों में नहीं हो रही है, ये डिस्कशन ये हो रही है कि नवाज शरीफ बनेगा प्राइम मिनिस्टर या शहबाज शरीफ बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो मैं अब बिफोर वी कम टू दैट क्वेश्चन कि उसको भी चैलेंज करते हैं, लेट मी आस्क फहद कि अगर नून लीग की नहीं बनती तो फिर किसकी हुकूमत लीड में? इल्म नजूम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, कॉम्बिनेशन जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगेन हम इसमें जो PTI का फैक्टर है उसको साइड पे रखें और उसकी जो भी वजूहत है वो आपके सामने। तो अगर उसका उस तरीके से इतना बड़ा रोल नहीं है नंबर्स गेम में, और कल के फैसले के बाद अब उनके पास, उस जमात के पास अब बल्ले का निशान भी नहीं है, तो उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो वो ये कि इस इलेक्शंस में PTI की नंबर्स क्या हो सकते हैं, या उन उम्मीदवारों के जो आप PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन उनके पास सिंबल कोई और होगा, उनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसमें बात हो सकती है। लेकिन जहाँ पे रूलिंग कोalition की बात हो रही है तो उसमें जो की फैक्टर है सेठी साहब, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि गेम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ। ये दो बड़ी जमातें हैं जो जब रूलिंग कोalition की बात होती है कि कोalition क्या बनेगी, तो ये वो दो बड़ी जमातें जिनके बारे में आम तासुर है कि नंबर 1 नंबर 2 यही होंगे, और आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि PMLN ज़्यादा होगा, पीपल्स पार्टी कम होगी। लेकिन इस वक्त जो PMLN की जो ख्वाहिश है, जो हम तक बात पहुँचती है, वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। ये ख्वाहिश है। अब ये पूरी होती नहीं होती तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंसी आती है PMLN की, तो फिर रूलिंग कोalition की डायनामिक्स चेंज हो जाता है, और उसमें अगर वो डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो फिर मैटर करता है कि छोटी जमातें कहाँ पे जा रही हैं, और फिर जो कबूलियत है वो किधर जा रही है। और कबूलियत की अगर हवा का रुख थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है और छोटी जमातों का जो इक्वेशन है वो थोड़ा बाएं से दाएं होता है, तो सडनली जो स्पॉटलाइट है वो PMLN से हट के पीपल्स पार्टी पर आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीट्स लेके आती है सिंध के अलावा। ये क्रूशल है कैलकुलेशन में। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब एक रिन्यूड फोकस हमें नजर आ रहा है बलूचिस्तान में और साउथ पंजाब। वो इसीलिए कि सिंध प्लस नंबर जो है, अगर वो उन्हें PMLN के करीब ले आती हैं तो दे आर इन द रन। ये वो सेकंड ऑप्शन है जहां पे PMLN के लिए कुछ थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो सकते हैं और इक्वेशन चेंज हो सकती है। मेरा ख्याल है मुझे कमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं वो जरूर रहेगी। अर्ज़ जी के कितनी सीट्स हैं टोटल नेशनल असेंबली में? 241 मेजॉरिटी के लिए 172 चाहिए। तो अगर आपका जो तज्जिया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग लगभग
پیپلز پارٹی کی تو آپ گنتی کر سکتے ہیں, نون لیگ کی اس وقت گنتی کرنا تھوڑا مشکل ہے بیکاز پی ٹی آئی کا پراپوزیشن پڑا. تو پیپلز پارٹی کی جب آپ گنتی کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہے دیکھنا کہ 50-60 سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ بلوچستان بھی لے لیں اور کے پی بھی لے لیں اور پنجاب میں اندر سے ساؤتھ پنجاب بھی لے لیں, 30-35 ہمیشہ وہ لیتے ہیں سندھ کے اندر, اور شاید تھوڑی زیادہ لے لیں, 2-3 زیادہ لے لیں. تو اگر یہ 60 پہ پہنچتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ 60-70 پہ لگ تاکہ پیپلز پارٹی کا بھی چانس بن جائے کولیشن. تو پھر باقی جو 70 سیٹیں ہیں یا 60 سیٹیں وہ کس کے پاس جائے گا؟ تو ایک تو یہ سوال کھڑا ہو گیا. اچھا اب کس کے پاس جا سکتی ہیں؟ چلے مولانا یہ وہ دارالعلوم کر لے, 10 سیٹیں ہو لیں, پھر 20 سے 40 سیٹیں کہاں گئی؟ تو سمجھ تو یہی آتی ہے کہ 40 سیٹیں پھر پی ٹی آئی کو دے گی یا وہ لے لیں, مگر پی ٹی آئی تو ہے نہیں اس وقت. تو وہ پھر پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی یا آزاد لوگوں کی سیٹیں ہوں گی. اور اب میں کچھ کہنا چاہوں گا جا کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے کہ اگر میں بیٹھا ہوں پنڈی میں میں کیسے سوچوں. تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ ان کی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں. یہ سوچنا وہ سوچتے ہوں گے یہ 40 سیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, انہوں نے اس 40 سیٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹو کریٹ دی نیکسٹ گورنمنٹ. تو اگر تو پی ٹی آئی ہوئی تو وہ تو نہیں بات مانے گی کسی, اگر وہ آزاد ہوئے تو پھر شاید بات مان جائے, پھر شاید انہیں منوا بھی لیا جائے. تو میں ایک صرف آپ کے لیے ایک پھلچڑی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں نہ وہ نون لیگ میں جائیں, اور پی ٹی آئی کے تو وہ ہوں گے ہی نہیں کیونکہ وہ تو آزاد کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں, کوئی فلو کراسنگ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جن کو اب پی ٹی آئی کے ٹکٹس مل رہے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ ٹکے رہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور کتنے ایسے ہیں جو نہیں ٹکے رہیں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے آئی پی پی میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان صاحب کو تیار کیا جائے کہ ٹو بی جس کی ذکر یہ کر رہے ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کو کریٹ کیا جائے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہو؟ تو میرا خیال ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آئی پی پی اس وقت تو لگتی ہے جیسے کہ کوئی فورس نہیں ہے, مگر یہ جو 40-50 لوگ جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوں گے جو پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے آئیں گے مگر شاید یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے, بات کہاں جائیں گے, ان کا کیا رول ہوگا. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طریقے کے ساتھ انڈیپینڈنٹس کا رول رہا ہے 2018 میں, کیسے ان کو اکٹھا کر کے ایک گورنمنٹ کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا گیا, اور اس کے بعد ان کا کیا رول رہا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایک فیکٹر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی تو نہ ادھر کے لیے نہ ادھر کے لیے, میرا خیال ہے آئی پی پی والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آگے جا کے ڈیفینیٹلی دے مے بی رول فار اے تھرڈ پارٹی جس کی ہم نے آج تک سوچا نہیں کہ آئی پی پی بھی تھرڈ پارٹی بن سکتی ہے. اٹ کوڈ بی دی کنگ میکنگ پارٹی ٹائم ٹو کم. تو ایک تو یہ سوچنے والی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ نون لیگ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنانا ہے, اور سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے یا دونوں میں سے کوئی نہیں بنے گا, کوئی اور بنے گا. تو unless you have a comment to make on what I said about the IPP, we will move to this question. دیکھیں آپ نے اپنے جو علم نجوم ہے اس کا صحیح استعمال کیا, آپ نے صحیح نشاندہی کی, کیونکہ اب ہم غلام نہیں ہیں,
अब हम आज़ाद हैं कल के फैसले के बाद। जो आज़ाद लोग हैं वो इलेक्शन के बाद आज़ादी से जो फैसला करेंगे वो मेरे ख्याल में जो मेन एजेंडा है पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में उसके हिसाब से होगा। मेन एजेंडा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन की स्टेबलाइजेशन है। उसमें कौन सी जमात फिट बैठती है इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन को स्टेबलाइज करने में, अपने ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट स्पेशल वो अगर आप स्केच बनाना शुरू करें तो आसानी से बनेगा। फिर ये जो आज़ाद लोग हैं वो फिर उसी एजेंडे के हिसाब से अपना जो किबला है मेरे ख्याल में तय करेंगे। और अगर, और मैं दोबारा कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आती है और उनका वज़ीर आज़म होगा तो वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये मेरा अंदाज़ा है। सेठी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल हमारे ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं इलेक्शन के बाद, और जो मुर्तज़ा ज़ुल्फ़ी साहब ने बात की उससे मैं एक्सट्रैपोलेट करूंगा कि मेरे ख्याल में ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे 5 ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, 5 डिस्टिंक्ट ट्रेंड्स। मैं बिल्कुल ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ। यानी वो ट्रेंड्स से मुराद मेरी ये है कि 5 थिंग्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर। पहला तो ये है जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि क्या PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर कोलिशन बना पाएगी। आई थिंक यू हैव टू वॉच आउट फॉर दिस, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो 2 बड़े ऑफिस हैं, प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का, क्या इन दोनों में से किसी एक ऑफिस में कोई नॉन शरीफ आ सकता है? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ कि क्या हमारी जमातों में अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कोई एवोल्यूशन हो रही है, कोई चेंज हो रहा है, या हम वापस पूरी पुरानी बुरी आदत में जा रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 टू वॉच आउट फॉर इज कि जो 2 बड़े ऑफिस हैं उनमें से कोई कम से कम एक नॉन शरीफ के पास जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की दौड़ क्या होगी इस सारे मामले में, क्योंकि उसकी एक अपनी अहमियत है। और जो भी सेठी साहब बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन की आप जो है वो जो उम्मीदवार है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और IPP का रोल भी उसमें इम्पोर्टेंट आ गया, और तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑपोजिशन की तरफ जाए। चौथा जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट वी नीड टू वॉच आउट फॉर इज इसेंशियली कि ये जो PTI के जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जिनका भी मुर्तज़ा ज़ुल्फ़ी साहब बात कर रहे थे, जब वो पार्लियामेंट में आ जाए विल दे बी एबल टू बैंड टुगेदर एज अ ग्रुप, या वो स्कैटर हो, या वो एज अ ग्रुप कहीं और चले जाए। तो ये नया फैक्टर कल रात के बाद खुल गया है। ये पॉइंट नंबर 4 है। और आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो लिंक करता है जो मुर्तज़ा ज़ुल्फ़ी साहब ने कहा, और मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगली कोलिशन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस कि आगे इकोनॉमी कैसे होगी, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पावर डायनेमिक्स, कि क्या ये इम्कान है कि PMLN की गवर्नमेंट हो लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कहीं और से आए। उससे आपको जो आने वाले दिनों की जो तरजीहात और पॉलिसी है उसकी इंडिकेशन होगी। तो द पोजीशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर मोर देन एनी अदर, मोर देन फॉरेन मिनिस्टर, मोर देन इंटीरियर, फाइनेंस का मिनिस्टर कौन बनेगा विल रिफ्लेक्ट द पावर डायनामिक्स ऑफ द पोस्ट इलेक्शन ईयर। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि मैं फिर एक दफ़ा कुछ टॉपिकों की बैठ लेता हूँ और जो पते कहते याद लगा लेता हूँ, और सोचता हूँ कि अगर मुझे फैसला करना पड़े, और सोचता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई फैसला करना पड़े कि इस्लामाबाद में कौन आएगा और पंजाब में कौन आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फैसले तो मैं नहीं करते हैं ना, तो क्या फैसला होगा मेरा। मुझे आपको याद होना चाहिए कि मुझे अलीम खान साहब बहुत पसंद है। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, या हमने बड़ी कोशिश की थी कि अलीम खान साहब को किसी तरीके से बुज़दार की छुट्टी कराई जाए और अलीम खान साहब को फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। फिर एक स्टेज ऐसी नहीं आई कि अलीम खान साहब को बना दिया गया सीनियर मिनिस्टर, आपको याद होगा।
तो जब उनको सीनियर मिनिस्टर बनाया गया तो फिर खान साहब को बात पसंद नहीं आई, तो फिर खान साहब ने उनको नैब के हवाले कर दिया। तो अब बात यह है कि अलीम खान साहब इज़ अ हॉट फेवरेट, मेरे बड़े फेवरेट हैं। और ये ऐन मुमकिन है कि जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया कि IPP का रोल भी होगा, मेरा ख्याल है नून लीग को सोचना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, कि आफ्टर ऑल मेरी वजह से नून लीग वापस आ रही है, मेरी भी तो एक हैसियत है। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे और कोई एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। मगर अभी तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में बैठे हों और दूसरा भाई जो है वो बैठा हो पंजाब में, और फिर मरीम को भी अकोमोडेट करना है और शायद हमजा को भी अकोमोडेट करना पड़ जाए, डार साहब को भी अकोमोडेट करना है। तो इतने लोगों को कैसे फैमिली में अकोमोडेट किया जा सकता है, फिर तो गड़बड़ हो जाए। तो मैं भी ये सोचूं कि मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि अलीम खान साहब को कहा जाए कि ये जो लोग हमने आपकी तरफ भेजे हैं, अब आपकी अच्छी खासी ग्रुप बन गया 30-40 का, तो यू आर नाउ होल्डिंग द बैलेंस, तो आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देते हैं ताकि एक बैलेंस रहे हमारे पास। और उधर जो है आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट नेशनल असेंबली में आपको सपोर्ट करवा देते हैं, गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट की बनेगी, तो इसके साथ मामला आगे चलेगा। और पीपल्स पार्टी को भी हमने टाइट करके रखना है, तो एक खुली छुट्टी तो नहीं देनी ना उनको, क्योंकि जरदारी साहब कभी कभी इधर उधर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ही फैसले करते हैं तो हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई बन जाए इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा जो है वो रिटायर कर जाए या सोनिया गांधी की तरह बाहर बैठ जाए, और अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाए। अब ये सारी बातें जो है ना, ये जब निगोसिएशन होती हैं तो कश्मकश होती है और लेन देन होती है, बट याद रखिएगा कि ये भी एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि पंजाब के अंदर एक भी शरीक ना आए, ये पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल में सेठ साहब जो आप बात कर रहे हैं उससे जो मैं पहले बात कर रहा था नॉन शरीफ की, वो आई थिंक उससे लिंक होती है, क्योंकि देखिए इस टाइम दो बिल्कुल, ये तो अभी हम बड़ी चले गए निटी ग्रिटी में कि इलेक्शन के बाद क्या होगा और इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस सारी सूरत हाल से जूम आउट करें तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो बिग क्वेश्चंस ऑफ द डे, बड़े बड़े इश्यूज, वो मेरे ख्याल में सिर्फ दो हैं। Two questions that define our age today. एक तो है the expanding role of the establishment. उसको आप हाइब्रिड 2.0 बोले, हाइब्रिड 3.0 बोले, हाइब्रिड 4.0 बोले, जो भी नाम दें, वो जो एक्सपैंडिंग रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है, वो जिस तरह कहते हैं कि वो यूनिवर्स अभी तक एक्सपैंड कर रहा है, तो ये रोल अभी एक्सपैंड कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं हुआ। और सवाल ये है कि ये कितना और एक्सपैंड करेगा जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करे। तो पहला तो इशू ये है, इस एक्सपैंडिंग रोल की छतरी के तहत तमाम तर सियासी मामला जो हैं वो रिजॉल्व होंगे या नहीं। सो दैट्स इशू नंबर 1। और दूसरा जो बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो है द फेट ऑफ मिस्टर इमरान खान। ये डिफाइन करेगा कि आर्मी इलेक्शंस के बाद और इन द फॉरसीबल फ्यूचर हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। और इन दोनों सवालों, वन एक्सपैंडिंग रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, टू द फेट ऑफ मिस्टर इमरान खान, इन दो के तहत हमारी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो हमारी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी है उसको मेजर करने में साथ। इसमें मैं अब थोड़ा सा अपनी तरफ से इजाफा कर दूँ। आई एग्री विद फहद के द रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द फेट ऑफ इमरान खान, ये दो बहुत अहम इश्यूज होंगे पोस्ट इलेक्शन। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट, रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अब ये हाइब्रिड प्लस सिस्टम शुरू होगा। हाइब्रिड तो हो गया, खान साहब ने करके देख लिया, अब हाइब्रिड प्लस होगा।
اچھا اس میں جو مسئلہ ہے ہائیبرڈ پلس میں وہ وائلڈ کارڈ ہے. وہ وائلڈ کارڈ یہ ہے کہ ڈپینڈس پرائم منسٹر کون ہے. اگر تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو ہائیبرڈ پلس ڈبل پلس بھی ہو سکتا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ کھڑا ہوگا کہ ڈز ہی وانٹ ٹو لیڈ کولیشن گورنمنٹ، جبکہ ان کو عادت ہے وہ تو 2/3 میجورٹی سے کم مانگتے نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں اگر پرائم منسٹر بنانا ہے تو میرے پاس پاورز ہونے چاہیے سارے. تو یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو فل پاورز نہیں ہوں گے، نہ نمبرز گیم میں ہوں گے، اور نہ ہی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو اب عادت پڑ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ پلس کی، یہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ سوال جو ہے یہ اگین ول ڈیفائن کہ آگے گورنمنٹ اور یا سول سوسائٹی politicians and parliament and what role they will play vis-a-vis seizing back the initiative from the establishment. So یہ depend کرے گا to a large extent on who is the prime minister. Number one. Number two, I think عمران خان صاحب کا جو فیٹ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی نہ رہی in any form، جو لگ ایسے رہا کہ ادھر بدھر ہو جائیں گے وہ، اور کوئی یونائٹڈ آواز ان کی نہیں ہوگی، عوام ان کے ساتھ ہوگی مگر ان کے ریپرزینٹیوز جو ہیں دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ اپ فار ہم. ٹھیک ہے 10-20 لوگ ہوں گے جو کہ کھڑے ہوں گے بات کریں گے، بٹ آئی تھنک سم ول ناٹ اسٹینڈ ود ہم، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن ٹو عمران؟ اب میں نے وہ ٹوپی پہن لی ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے. اتنی دیر میں ہوں تو رہنا چاہیے، ادروائز یا وہ ہوگا یا میں ہوں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر چلا جاؤں. تو بہتر یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں تو اچھی بات ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ٹائٹ کر کے رکھا جائے جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. ٹائٹ کر کے رکھیں گے، ایسی کیا بات ہے. بہت سے ملک ہیں جہاں اس طریقے سے سیاست چلتی ہے. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ایسے؟ اسپیشلی اگر معیشت چل پڑتی ہے اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے پولیٹیکل، تو پھر واٹس دا پرابلم؟ تو پرابلم تو آئے گا ان 2 years. پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا جو پہلے ہوتا تھا، 3 سال پورے ہو گئے تو کیا اس وقت کیا فیصلے ہوں گے؟ تو یہ وہاں میں نہیں جانا چاہتا، اٹس ٹو گوئنگ ٹو فار اہیڈ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگین دیر ول بی سم انسٹیبلٹی بلڈنگ. شروع میں آپ کو لگے گا کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے، خان صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، کیسز ہو گئے ہیں، کنوکشنز ہو گئی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں چیز چلے گی جو نواز شریف صاحب کو ہوا اور جو نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا 2015 16 17 اس کے بعد 18 19 وہ اب بالکل ریل جو ہے وہ چلے گی. اور جیسے وہ کامیاب رہے یہ بھی کامیاب رہے گی اس حد تک. اب بات آئی کہ پرابلم کہاں آئے گی جو کہ اس ریل کو روکے گی. تو پرابلم تو آئے گی اس وقت جب کہ پھر 3 سال پورے ہو جائیں گے اور آگے سوچنا ہوگا کرنا کیا ہے. تو مائی اسیسمنٹ از دس اینڈ آئی ایم اسٹیکنگ مائی نیک آؤٹ. اگر تو 3 سال کے بعد 3 سال اور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک صورت ہوگی، صورت حال آئے گی ہوگی. اور اگر 3 سال ختم ہو جاتے ہیں اور نئے کسی کے 3 سال شروع ہو جاتے ہیں، میرا یہ تجزیہ ہے جیسے کسی نئے کے 3 سال شروع ہوں گے تو پھر خان صاحب عمران خان صاحب کا ستارہ پھر چڑھے گا. کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، اتنی اس کے پیشنٹ فالوورز، وہ اکاموڈیٹ ہوں یا نہ ہو ایک سینٹیمنٹ تو ہے، ایک پیشنٹ سینٹیمنٹ ہے. وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو اس کو چینل کرنا ہی پڑے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. وہ رکا رہے گا، سویا رہے گا، دھمکی سے بیٹھا رہے گا، مگر کسی نہ کسی اسٹیج پہ وہ پھر ابھرے گا اور اس کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. اب وہ کیا صورت حال ہوتی ہے جس میں اس کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی لیڈرشپ، سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ تیار ہو جائے گی اس نئی صورت حال میں، یا پھر ہمیں 5 سال کا یا 4 سال کا یہ آگے جو جا رہے ہیں انتظار کرنا پڑے گا فار اے نیو الیکشن؟ جیسے یہ الیکشن
एक रिवर्सल हुआ है ऑफ द 2018 इलेक्शन, क्या विल देयर बी अ रिवर्सल ऑफ द 2024 इलेक्शन? मैं समझता हूँ होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। सो अगले 3-4 साल जो है गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेबिलिटी ज़रूर होगी, बट इट विल मूव टुवर्ड द सिचुएशन कि जो दरवाजे अब बंद हो रहे हैं वो दरवाजे फिर खुलेंगे, मगर खुलने से पहले वो और सख्ती के साथ बंद होंगे। एंड देयरफॉर मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल हम फोकस करेंगे ऑन स्टेबिलिटी, बिकॉज उसके बगैर देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नथिंग, और भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक हो जाएगा जो सारी सियासी जमातें हैं, और एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन? मेरा ख्याल ये है कि जो पिछले साल 9 मई को जो वाक़या हुआ, उसके जो असरात हैं स्टेट सिस्टम पे, वो इतने गहरे हैं कि ये जो 3 साल वाली बात जो कर रहे हैं ना रंजन साहब कि उसके बाद क्या होगा, कतई नज़र जो कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि खान साहब की जो सियासत है, जो तजुर्बा हुआ है, उसके बाद उस तजुर्बे को दोहराने की कोई हालात मुमकिन है, मुझे नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि जो साहब भी आएंगे फरवरी के इलेक्शंस के बाद, और अगर मुस्लिम लीग नून आती जैसा कि अक्सर दोस्त कह रहे हैं, तो वो भी खासी थिन आइस पर है। ये आप अपने आप को उनकी हैसियत में डालें तो उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो एप्पल कार्ड को शेक करें। वो सर झुका के अगर उन्होंने अपना कोई ग्राउंड गेन करना है तो इकनॉमिक रिकवरी ही वाहिद पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसमें लाया करता है। कोई इधर उधर की माजी में उन्होंने क्या किया है उसके कतई नज़र जो मारूजी हालात हैं वो उनको मजबूर करेंगे कि वो सर झुकाकर इकनॉमिक रिकवरी और रीजनल स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। वही उनकी वाहिद पॉलिटिकल निजात होगी। देखिए, अब हम थोड़ी सी सिनेरियो पेंटिंग कर रही है तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। सेठी साहब ने स्टेबिलिटी की बात की। स्टेबिलिटी का मेरे ख्याल में इम्कानात एक अजीब एडवर्स तरीके से कि अगर इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सियासी तौर पर एक भूचाल ना आया हो, हर वक्त ये एक शोर ना मचाओ कि गवर्नमेंट रह रही है जा रही है, रह रही है जा रही है, ये सारा जो मामला सड़कें जो है उन पर दंगा फसाद ना हो रहा हो। हमारे यहाँ यही स्टेबिलिटी के बेसिक फैक्टर्स हैं। तो इन इलेक्शंस के बाद अगर हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है तो वो शायद इसलिए नहीं आ रही कि एकदम हमारे तमाम तर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो मैच्योर हो गए, या उन्होंने बिल्कुल सही सबक सीख लिए हैं, या हमारा जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं, इनमें से कोई भी वजह नहीं। स्टेबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि बाय नो चॉइस ऑफ देयर्स जितने भी इस टाइम की पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं एक्सेप्ट द पर्सन हु इज इन जेल, उन सब का भी इंटरेस्ट बन गया है कि अगर उस शख्स को जो सब जेल में बैठा है सिस्टम से बाहर रखना है तो हमने सिस्टम को चलाना है। So by a process of reverse engineering, I think we are looking at stability possibly, even though the government that we are looking at is probably going to be a very weak one. अब कमजोर कोलिशन और स्टेबिलिटी ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, लेकिन ये इसलिए भी कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स जो है वो बाकायदा प्रैक्टिकल तजाद हमारे सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसका जो आउटकम आएगा या जो इंटेंडेड आउटकम है वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड किया है। इस इलेक्शन के बाद कोई नहीं चाहेगा मां सिवाय उस शख्स के जो इस वक्त जेल में है कि अगले 5 साल तक एक और इलेक्शन,
کیونکہ اس طرح کا ایک اور الیکشن کرانا جو ہے وہ اس سسٹم کے لیے بہت مشکل ہے. سو فار دیٹ ریزن الون there will be a vested interest کہ اب جلاؤ گھراؤ والا معاملہ جو ہے انسٹیبلٹی کو سامنے نہ آنے دیا جائے. پوائنٹ ون. پوائنٹ ٹو, دیکھیے جب بھی پاکستان میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلا کہ جو اپوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. دوسرا اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کے ویسٹڈ جو کامن انٹرسٹ بنتے ہیں کہ جو رولنگ کولیشن ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. 2024 کے الیکشنز کے بعد یہ صورتحال ہمیں شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آتی کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں جماعت ہوگی نہ تو اس کے پاس اس طرح کے نمبرز ہوں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں کو بہت زیادہ ایک طوفان کھڑا کر پائے, اور نہ ہی مئی 9 کے بعد اب ہمیں سڑکوں پہ ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم کو بہت بڑا دنگا فساد کے امکانات نظر آ رہے ہیں. So by a process of negative evolution, we are actually looking at some form of unstable stability in the short to medium. تھینک یو. میرا خیال ہے اب یہ سیناریو بلڈنگ تو ہو گیا. ایک آدھ اور ایشو ڈسکس کر کے دیں گے اوپن ٹو دی فلور. دیکھیے اگلی گورنمنٹ جو آئے گی کیا وہ کس قسم کی ریفارم کیری آؤٹ کر سکتی ہے یا کرنا چاہے گی یا ول اٹ بی بزنس ایز یوزول. تو اب ہمیں احساس تو ہے اس بات کا کہ بہت سی چیزیں کرنی ہیں, مگر کیا یہ جو ویک کولیشن گورنمنٹ آئے گی will it be able to carry out those fundamental economic reforms that are necessary to move forward, including the strategic issues relating to great powers and also in the region, because وہاں بھی بہت سے disagreements as to what the positions should be, especially regarding India, for example. آج ایک سیشن میں ہمارے جرنلسٹ کولیگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت جو آئے گی وہ تاشقند ڈیکلریشن کی طرف جائے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ تاشقند ڈیکلریشن آپ کو یاد ہوگا وہاں کیا ہوا تھا. ایک جنگ کے بعد تاشقند کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی بٹوین دی then President of Pakistan and the then Prime Minister of India, President Ayub Khan and Shastri and Prime Minister Shastri. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو ساری جنگ ہوئی تھی 65 کی اس کے بعد جو پیس تھی کہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا یہ نہیں ڈسکس ہوگا, تو بہت سے کنسیشنز دینی پڑی پاکستان کو ٹو انڈیا. تو کیا اور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ دیکھیے گا ایک نئی تاشقند ڈیکلریشن ہوگی, مطلب یہ کہ آپ انڈیا کے آگے ہتھیار گرا دیں گے اور there will be a process whereby India will become the hegemon اور آپ جو ہیں بالکل you will become a puppet of India. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اگلا اشارہ بھی اس سے زیادہ خطرناک تھا, یا سمجھے وہ بھی اتنا ہی اہم تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ایسے ہوا اور ایسے وہ کہتے ہوگا کہ تاشقند بنے گا, اور کیونکہ گریٹ پاورز اور ریجنل پاور سب یہ چاہیں گے کہ پاکستان اب اپنی آرام سے بیٹھے اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں اور ایکسیپٹ کریں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر 6 ماہ کے اندر اندر یہاں ایک اگین دیر ول بی اے پاپولر اپسرج, اور یہ سارا جو نظام ہے یہ پھر چھٹی ہو جائے گی اس کی, بیکاز ایک پاپولر اپسرج ہوگا. کیوں کہ جو لوگ یہ تاشقند کرنے جا رہے ہیں, جو ساری اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے اور جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو میں اب آپ سے اس کے اوپر بات کر کے دینا چاہوں گا. تو یہ بتایا کہ یہ جو سیناریو کیا جائے کہ جی ایک تاشقند ہوگا اور اس کے بعد پھر ایک پاپولر اپسرج ہوگا, اور یہ جو حکومت آئے گی انگلی کی حکومت ہوگی, کیونکہ وہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی نارملائزیشن ہو. باقی تو سب ڈرتے ہیں. نواز شریف بھی ہے جو کہتا رہتا ہے کہ نارملائز کریں اینڈ سو آن, اور انڈینس تیار نہیں ہے نارملائزیشن کے لیے. وہ تو کسی اور کھاتے کھول کے بیٹھے ہوئے, وہ تو آزاد کشمیر کو کانکر کرنا چاہ رہے ہیں. تو what do you think this scenario that this colleague of ours is? سیٹی صاحب میرے خیال میں مجھے شارٹ ٹرم میں امکانات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دیکھیے پہلے تو ایک تو ابھی ہمارے الیکشن ہونے ہیں, پھر یا لیٹس اسیوم کہ کولیشن گورنمنٹ آتی ہے. کم از کم انڈیا کے ایشو پر اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں کوئی بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس نہیں ہے. ہم نے دیکھا جو پچھلی
जो हाइब्रिड सिस्टम था उसमें थोड़ा सा एक डिसएग्रीमेंट था कि जो रावलपिंडी की तरफ से कुछ इंडिया की तरफ मामला से बेहतरी की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वो एफर्ट से वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए। हमें ये भी मालूम है कि PMLN और ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ का हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि इंडिया की तरफ सॉफ्टन किया जाए। ये जो मौजूदा हमारा इस वक्त हाइब्रिड सेटअप आएगा उसमें कितनी एपेटाइट होगी, वो मेरे ख्याल में दैट विल बी ट्रम्प्ड बाय द इलेक्शंस इन इंडिया इटसेल्फ। और क्योंकि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमने देखा है हमेशा कि इंडिया में इलेक्शंस के दौरान पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत हार्ड लाइन पोजीशन ली जाती है और पाकिस्तान को एक हदफ बनाया जाता है जो हमारे इलेक्शंस में इंडिया नॉन एग्जिस्टेंट होता है, लेकिन इंडिया के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। तो वो एक माहौल इंडिया में भी गर्म होने जा रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से तो मुझे तो जो मामला अभी सर्द खाने में है वो सर्द खाने में ही कम अज़ कम कुछ अर्से तक नजर आ रहे हैं। हमारे इलेक्शन हो जाए, उनके इलेक्शन हो जाए, फिर अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, ये 2024 तो सारा इलेक्शन का साल है। तो उसके बाद जो मामला गुजर जाए और उसके बाद 2025 आ जाएगा और फिर उसमें अगले 3 साल वाला मामला है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे एटलीस्ट पाकिस्तान की प्रायोरिटीज में अगले 1-1.5-2 साल में इंडिया से ताल्लुकात जो हैं वो बहुत हाई प्रायोरिटी में नजर नहीं आ रहे। अगर निगरान हुकूमत कोई बड़े फैसले ले सकती है तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है मुस्तकबिल की वो क्यों नहीं ले सकेगी? मेरे ख्याल में जो इकनॉमिक जो एजेंडा है, जो बहुत भारी एजेंडा है और बहुत प्रेसिंग एजेंडा है, वो मजबूर करेगा जो भी हुकूमत आए कि वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस करे और स्टेबलाइज करें रीजनल मुल्कों के साथ, ख़ासतौर पर इंडिया के साथ। और इंडिया में इलेक्शन के बाद इसके इम्कान बढ़ेंगे कि हमारे ताल्लुकात जो है उसमें बेहतरी आए। और मुझे इस रीजनल स्टेबलाइजेशन के नतीजे में आप इसको ताशकंद कहें या कुछ कहें, मुझे किसी किस्म के यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई उबाल के कोई इम्कान नहीं। हाँ जी, ठीक है। आई थिंक वी हैव नाउ अबाउट 15 मिनट्स, तो आई विल ओपन दिस अप टू द फ्लोर। आप आइडेंटिफाई करें अपने आप को, खड़े हो जाएं प्लीज ताकि वन कैन नोट यू एंड देन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ऊपर खड़े हो गए? जी जी हाँ सर, अगला है उधर। सर मेरा नाम शुरब असलम है और मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ। तो आपने बात की कि इमरान खान साहब को 3 साल के लिए जेल में ही रहना चाहिए, तो आप ये किसने एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 साल के लिए जेल में रहेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो अगले हुकूमत आएगी? वो कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? मैं नहीं किया, मैं क्या वो टोपी वाले कहते हैं ना हमें अच्छा अगर नजर नहीं आंसर एक सेकंड तो पूरा जवाब भी दे देंगे। बात ये है कि जी स्टेबिलिटी कुछ होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म तो इस मुल्क में कभी नहीं है, तो ज़्यादा यही तवक्को कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल जो है वो रिलेटिवली स्टेबल गुजर जाए ताकि मईशत जो है वो चल पड़े और कोई मेजर शेक अप ना हो। तो मेरा ये तज्जिया था कि द पावर्स दैट बी उनका कोई इरादा नहीं है इस वक्त खान साहब को आज़ाद करने का, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 3-4 साल स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी। ये मेरा कहना है। सर आपकी गुफ्तगू में एक ख़ानदान के बार बार वज़ीर आज़म बनने या बनाने का तज़किरा हुआ है, तो मैं सवाल करता हूँ कि ये कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का ख़ानदान है इसमें किसी ने कोई हिमलेट लिखा है? बहुत बड़ा कोई मतलब दानश्वर है उनके ख़ानदान में पैदा हुई है। मतलब आप तो कम से कम फाज़ हुसैन को बनाने की बात कर रहे हैं, इस्लामी साहब को बना इसका कोई जवाब है नहीं? हाँ जी
माइक नहीं है लेकिन आपको आवाज आ रही है। हमें भी आ रही है। आप माइक ले लो, इनको माइक किसी को अपने अमल का जवाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब पिछले इलेक्शन में बहुत सारी जगह पे वो तीसरे नंबर पे गई है, मुस्लिम लीग नून पार्टी तीसरे नंबर पे, फिर से जरूरत है टीएलपी। नहीं शुरू से पिछले इलेक्शन में बहुत सारे हलकों में टीएलपी जो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट एक ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे लोगों ने उन्हें वोट दिया। और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने एक और पार्टी यहाँ पंजाब में बनाई थी, वो हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग। तो आप ये जो इलेक्शन का देख रहे हैं तो ये लोग वोट लेने वाले लोग हैं। अभी भी लाहौर में अगर आप अंदरून की तरफ जाएं, उनकी ऑलरेडी जगह जगह पे वो लगी हुई हैं उनके लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं कि ये जो पार्टीज हैं, ये मजहबी, ये लबैक और मिली मुस्लिम लीग, ये कितने सीट्स ले सकती है, कितनी इसको ताकत मिलेगी? थैंक यू। मैं इसमें अपने ख्याल आपके सामने रखता हूँ। सिटी साहब से रिक्वेस्ट करने को मिली। देखिए मेरे ख्याल में जिन जमातों का आपने जिक्र किया वो हमेशा इस्तेमाल होती हैं एक ख़ास डिज़ाइन को हासिल करने के लिए, और ये हमारी माजी में नज़र डालें तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त आज के दिन जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें शायद उनकी उस तरीके से ज़रूरत पेश नहीं आ रही, क्योंकि जो आउटकम जिस आउटकम की ज़रूरत है वो हासिल करने के लिए जो तरीका है वो और मुख्तलिफ है। तो इस बारी चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो कुछ और इस तरह की जमातें हो, शायद उनके अपने हलकों में जो भी एज स्पॉइलर तो आ जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका वो बहुत क्रूशल क्रिटिकल गेम चेंजिंग रोल मुझे नजर आ रहा है। जी आई एग्री विद, आई डोंट थिंक इट विल बी गेम चेंजर। वो उनका वोट है, वो मिलेगा उनको वोट, बट आई डोंट थिंक दे विल एंड अप प्लेइंग एनी मेजर रोल। सर इधर माइक दीजिए सर, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सर। आप खड़े हो, इधर खड़ा हो गया। ओके। सर पहला सवाल ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है, जिस तरह हमने देखा है कि इमरान खान के दौर में चल रहा था, दोबारा भी उसी तरफ हाइब्रिड प्लस की बात की जा रही है। क्या जदीद दुनिया में जिन मसाइल का हमें सामना है इससे इस सिस्टम से हमारा हल निकल सकता है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सर, जिस किस्म की माशी बदहाली का हमें सामना है और हम इस माशी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए मिडिल ईस्ट की रियासतों की तरफ देख रहे हैं सर, और सारा प्लान भी हम उसी की तरफ बनाना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी और हमारी माशी बदहाली दूर होगी। तो सर ये मिडिल ईस्ट की रियासतें जो इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात हैं, क्या सर ये जो हमारी जो माशी बदहाली है हमारी फॉरेन पॉलिसी के किरदार में बुनियादी किरदार अदा कर रही है सर, और अल्टीमेटली यही किरदार अदा करेगी, और इसलिए हमें इंडिया को भी कूल करना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सिर्फ हल्की फुल्की बयानबाजी तक रहना पड़ेगा? दो सवाल है। देखिए मेरे ख्याल में हाइब्रिड का जो निज़ाम है वो हमारे यहाँ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो निज़ाम ना रहा। कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो नज़रों के सामने आ जाता है, कभी वो नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो तो हमेशा यहाँ पे रहती है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आईने पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम का कोई रोल नहीं है, उसमें तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, और कोई भी ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं है जो ये कहती है कि मैं आईने पाकिस्तान को नहीं मानता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि हर सियासी जमात ने उस हाइब्रिड सिस्टम से फ़ायदा उठाया, और जिस जमात ने नुकसान उठाया है उसने इंतज़ार किया है कि मेरी बारी कब आए कि मैं उस निज़ाम से फ़ायदा उठाऊं। तो आज अगर हमारे यहाँ ये उम्मीद कम है कि हाइब्रिड सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहिए, वही उस निज़ाम को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कर इक़्तिदार में आते हैं और फिर उसी निज़ाम से डस कर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं और फिर उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर वापस आने की कोशिश करते हैं। तो हम इस गर्दार में फंसे हुए हैं, और जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो हाइब्रिड का निज़ाम है ये उस तरीके से पाकिस्तान से रिसीड नहीं करेगा जैसा कि उसूलन करना चाहिए।
Next question. नजम सेठी साहब के साथ है सर, आपने जिक्र किया सर किधर आपने भी जिक्र किया कि इससे काम पार्टी जो है उसकी 20 के करीब सीट्स हैं और पीपल पार्टी जो है उसकी 40 के करीब जो है वो सीट्स हैं जहाँ से कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह PMLN जो है उन्होंने अपने कोई 145 के करीब कैंडिडेट जो है वो खड़े किए हैं पूरे पाकिस्तान से जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज साहब ने भी जिक्र किया था PTI खंबा जो इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी इंडिपेंडेंटली जो ये सीट्स जो होंगी अभी तक की जो एक लिस्ट आई थी PTI की ये कार्बोरेट सीट से पहले तो अराउंड 245 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान से PTI का कैंडिडेट जो था इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। तो उसमें आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें कि ये खंबा जो वोट है या खंबा कैंडिडेट जो है ये कितनी सीट्स विन करेंगे और 145 PMLN में से जो है PMLN कितनी सीट विन करेगी, पीपल पार्टी जो है 40 में से कितनी सीट विन करेगी और इस्तेकाम पार्टी 20 सीट्स में से कितनी सीट्स विन करेगी। मेरा तो सवाल बनता ही नहीं है, मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया कि कितनी किसकी सीटें आएंगी, तो आपको देखने वाली बात है। मोटी बात जो मैंने की सर टोपी पहन के जवाब दें। हाँ टोपी पहन के दो। अच्छा ठीक है, टोपी पहन के दे देते हैं। बिल्कुल एक्चुअली देना भी वही चाहिए टोपी पहन के, क्योंकि बनाना तो मैंने ही है ना टोपी पहन, नंबर तो मैंने देने। आपको याद है 2090 में आप तो थे नहीं उस वक्त, बहुत से 1990 की इलेक्शन इसको याद है क्या हुआ था, बहुत से कम लोग हैं आपको याद होगा। 1990 में जो इलेक्शन हुई थी उससे पहले क्या हुआ था, 1988 में मुल्तमा आई, उस इलेक्शन को रिग किया गया ताकि उनको मेजॉरिटी ओवरऑल मेजॉरिटी ना मिले, ताकि वो अंडर प्रेशर रहे और नवाज शरीफ साहब को पंजाब में लाया गया। उसके बाद जब बेनज़ीर की छुट्टी कराई गई ट्रॉयका की वजह से और छुट्टी कराई गई, तो फिर इलेक्शन नवाज शरीफ साहब को लाना था। तो इलेक्शन नवाज शरीफ साहब को कैसे लाए, इलेक्शन रिजल्ट प्रेसिडेंसी से अनाउंस हुआ। आप शायद बहुत से लोग हैं जिनको तारीख का नहीं पता, तो इलेक्शन रिजल्ट्स तो कहीं से भी अनाउंस हो सकते हैं। वो RTS सिस्टम भी है, इलेक्शन प्रेसिडेंसी में भी इलेक्शन सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह, आप कहीं और हो सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है, बहुत से तजर्बे हुए हैं इस मुल्क में। अब आइए आप नंबर्स गेम में तो यही होगा कि किसी सूरत में भी कोई लार्ज नंबर PTI का नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे टोपी वाले हिसाब से वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसलिए दैट्स नॉट रॉन्ग। तो नंबर्स गेम ऐसे ही बनेगी, कुछ बनाई जाएगी, कुछ बन जाएगी आवाम की तरफ से, तो मिला जुला ही खाता होगा। और जैसे फार साहब ने कहा उसी किस्म की हुकूमत होगी। अब ऑपोजिशन कौन करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लोग रह जाएंगे PTI में उनको दे देंगे ऑपोजिशन, 20 लोग 25 लोग 30 लोग जो कि फिर भी खड़े रहेंगे, जो आज़ाद हैसियत के साथ नहीं हो जाएंगे, और वो अंडर न्यू नेम लाइक PTI पार्लियामेंटेरियंस। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि याद हो राजा रियाज फॉर्मूला हो जाएगा, या एक्चुअली जो भी वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, तो if they are small in numbers it's not. Sir, I have a question. I think this time is very short. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो एनालिसिस है वो लार्जली पिंडी ड्रिवन है। आई थिंक सो। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे एनालिसिस के बाद जहाँ आपने वर्डिक्स दे दी है, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता आपके इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि सुलूंगे साहब बार बार बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम ऑलरेडी इतने इकोनॉमिकली वीक है, पैसे ज़ाया करने की तो ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक आपने भी पिंडी वालों की अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्शंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। आप लोग डिसाइड करके हमें बता दें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। थैंक यू। On that happy note, we should conclude this session. बड़ी मेहरबानी आपकी, thank you for listening to our nonsense. I hope things will work. Thank you.